मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4 नियोजन प्लानिंग के पार्ट 5। लेकिन उसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, तो पार्ट 1 में हमने जाना था नियोजन का अर्थ और उसकी परिभाषा। सेकेंड पार्ट में हमने समझा था नियोजन की प्रकृति, महत्व और उसकी विशेषताओं को। पार्ट 3 में हमने समझा था नियोजन के उद्देश्य या तत्व, और पार्ट 4 में हमने समझा है नियोजन के सिद्धांत, विधि या सीमाएं। अब समझेंगे हम पार्ट 5 में नियोजन के प्रकार, योजनाओं के प्रकार। ठीक है कि योजनाओं के प्रकार क्या क्या है। उसके बाद से हमने लक्ष्य और उद्देश्य के बीच अंतर को समझेंगे, और हम जानेंगे आज कि प्रभावपूर्ण नियोजन हेतु हमें कौन कौन सी आवश्यक बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, समझते हैं हम योजनाओं के प्रकार, टाइप ऑफ प्लान। तो देखिए, योजना विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने की वचनबद्धता है। इस दृष्टिकोण से योजनाएं अनेक प्रकार की होती है। योजनाओं को निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो पहला है आपका स्थायी योजना और दूसरा है आपको एक बार उपयोग की गई योजना। ठीक है, 2 भाग हो गया आपका। पहला हो गया आपका स्थायी योजना, दूसरा होगा एक बार उपयोग की योजनाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या स्थायी योजनाएं। ठीक है, स्थायी नियोजन, योजना नियोजन सब एक ही वर्ड है। ठीक है, तो देखिए स्थायी योजनाएं वे योजनाएं हैं जो एक बार बना दी जाती है तथा इसका उपयोग बार बार किया जाता है। ये योजनाएं संगठन में बार बार होने वाली क्रियाओं का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। ये योजनाएं बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर निर्णय लेने में सहायक होती है, इसलिए इसे बार बार उपयोग की योजनाएं भी कहते हैं। अतः प्रायः उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। इनमें उद्देश्य, मोर्चाबंदी, व्यूह रचना, नीति, कार्यविधि, पद्धति, नियम को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्थायी योजना। दूसरा समझते हैं एक बार उपयोग की योजनाएं। तो देखिए एक बार उपयोग की योजनाएं मतलब क्या हो गया, सिंगल यूज प्लान। ये योजनाएं किसी विशेष समस्या का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती है। ठीक है, मतलब तुरंत उपयोग में लाई जाने के लिए इस योजना को तैयार किया जाता है। समस्या या समाधान होते ही इसका अंत हो जाता है। एक बार उपयोग के पश्चात इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं रहता तथा भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन्हें पुनः तैयार किया जाता है। इन योजनाओं में बजट, कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें प्रायः मध्य स्तरीय प्रचलात्मक स्तर द्वारा भी बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला हो गया स्थायी योजना, जिसको हमने जाना योजनाओं के प्रकार में, और दूसरा हमने जाना एक बार उपयोग की गई योजना। इसके पहले हमने समझा था योजना के प्रकार, लेकिन देखिए उसको 2 ही भाग में डिवाइड किया गया था। लेकिन उसके अलावा भी योजना को इस प्रकार से विभाजित किया गया, वो है 3 प्रकार से आपका, प्रबंध के स्तर के आधार पर, दूसरा आंतरिक एवं बाह्य योजनाओं के आधार पर, और तीसरा समय अवधि के आधार पर। तो देखिए प्रबंध एवं स्तर के आधार पर पहला है आपका उच्च स्तरीय योजना, दूसरा मध्य स्तरीय योजना, और तीसरा है आपका निम्न स्तरीय योजना। उसी प्रकार से आंतरिक एवं बाह्य योजनाएं भी हैं। उसी प्रकार से समय अवधि के आधार पर भी कौन कौन से भागों में बांट दिया गया है, तो अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना और हो गया आपका दीर्घकालीन योजना। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रबंध स्तर के आधार पर योजनाओं के प्रकार। उसके अंतर्गत पहला है आपका उच्च स्तरीय योजना। तो इस योजना के अंतर्गत उच्च प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है। ये योजनाएं उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बाजार आदि के संबंध में होते हैं। ये हो गया आपका क्या, पहला उच्च स्तरीय योजना। अब दूसरा देखते हैं इसी में से क्या, मध्य स्तरीय योजना। तो यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये योजना उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युक्तियों के रूप में तैयार किया जाता है। तीसरा हो गया आपका क्या, निम्न स्तरीय योजना। तो यह योजना पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाती है, क्योंकि जो कर्मचारी द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित होती है। ठीक, ये हो गया प्रबंध के स्तर के आधार पर। अब दूसरा देखते हैं हम आंतरिक एवं बाह्य योजनाएं। तो देखिए उपक्रम के अंदर की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित योजना को आंतरिक योजना कहते हैं, जैसे संगठन प्रारूप की योजना, उत्पादन की मात्रा व गुण संबंधित योजना। उपक्रम से बाहर की जाने वाली
विभिन्न क्रियाओं के निष्पादन एवं नियंत्रण हेतु बनाई गई योजनाओं को बाहरी योजना कहते हैं, जैसे क्रय विक्रय योजना आदि। अब हम तीसरा समझते हैं समय के आधार पर, अवधि के आधार पर। ठीक है, तो पहला हो गया आपका अल्पकालीन योजना, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा दीर्घकालीन। लेकिन अल्पकालीन योजना क्या है, तो छोटी अवधि के लिए बनाई गई योजना को, मतलब कम समय के लिए बनाई गई योजना को अल्पकालीन, मतलब थोड़े समय के लिए बनाई गई योजना को हम अल्पकालीन योजना कहते हैं। जैसे दैनिक, साप्ताहिक, दैनिक मतलब एक दिन के लिए, साप्ताहिक मतलब पाक्षिक, मासिक, तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक, मतलब एक दिन सप्ताह के लिए या एक पक्ष के लिए, एक माह के लिए या फिर एक तिमाही के लिए, हो गया। अब दूसरा समझते हैं मध्यकालीन योजना। तो मध्यकालीन योजना 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक के लिए बनाई गई योजना को मध्यकालीन योजना कहते हैं। देखिए, मध्यकालीन योजना पर ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के लिए, मतलब 1 से 5 वर्ष के बीच के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यकालीन योजना कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा आते हैं हम अपना क्या, अब दीर्घकालीन योजना। तो लंबे समय के लिए बनाई गई योजना को दीर्घकालीन योजना कहते हैं। ये योजना 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रहता है, मतलब 5 वर्ष से भी अधिक समय के लिए निश्चित होता है। ठीक है, अर्थात स्थायी एवं एकल योजनाओं को विस्तृत जानकारी दिया गया आपको। ठीक है, लेकिन परियोजना एक संस्था की प्रमुख भूमिका भी होती है, जो समाज द्वारा निर्धारित की जाती है कि जहां वह काम करती है। जैसे प्रत्येक स्कूल का प्रयोजन शिक्षा प्रदान करना है, एक जैसी सभी संस्थाओं का प्रयोजन क्या होता है, समान होता है। तो ठीक है, यह क्या हो गया हमारा योजनाओं के प्रकार। देखते हैं लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में अंतर। तो देखिए, सबसे पहला है आपका परिणाम। तो लक्ष्य का परिणाम क्या बताया जा रहा है कि लक्ष्य संगठन के सामान्य या सामूहिक अंतिम परिणाम होते हैं, और उद्देश्य के परिणाम क्या होते हैं, तो उद्देश्य संगठन को विशिष्ट अंतिम परिणाम होते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा संख्यात्मक। तो लक्ष्य का संख्यात्मक उद्देश्य क्या होता है हमारा, तो लक्ष्यों का संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन उद्देश्य का संख्यात्मक हमेशा शब्दों में ही व्यक्त किया जाता है। ये क्या हो गया आपका, उसका संख्यात्मक। पहला हमने समझा परिणाम और दूसरा हो गया संख्यात्मक। अब लक्ष्य की अवधि देखते हैं। तो लक्ष्य प्रायः दीर्घावधि के लिए तैयार किए जाते हैं, और उद्देश्य की अवधि, तो उद्देश्य अधिकतर अल्पावधि के लिए बनाए जाते हैं और इन्हें विशिष्ट समय सीमा में प्राप्त किया जाना चाहिए। ये हो गया। अब देखते हैं हम लक्ष्य का उदाहरण क्या है, तो विक्रय में वृद्धि या बाजार में नायक बनना, ये हो गया उसका क्या करना है, उसका उद्देश्य होता है। लेकिन उद्देश्य का काम क्या है, तो उदाहरण, तो 6 महीने के समय में विक्रय में 10% की वृद्धि या 1 वर्ष की समयावधि में बाजार अंश में 20% की वृद्धि कर देना, ये क्या हो गया, उसका उदाहरण हो गया। तो हमने भी क्या समझा, लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण। तो देखिए, सामान्यतः एक श्रेष्ठ नियोजन से अभिप्राय ऐसी योजना से है जो निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने में समर्थ होती है, जिसके लिए हेनरी फ्योल ने भी कहा है कि एक प्रभावी नियोजन उसे माना जा सकता है जिसमें निरंतरता, एकता, लोच एवं परिशुद्धता हो। विभिन्न विद्वानों ने एक प्रभावपूर्ण नियोजन हेतु विभिन्न लक्षणों का उल्लेख किया है। निष्कर्ष रूप में एक प्रभावी नियोजन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक होती है। तो देखिए कौन कौन सी बातें, सरलता, उद्देश्यपूर्ण, मितव्ययी, लोचपूर्ण, व्यवहारिकता, संतुलित, बाजार प्रवृत्ति, व्यापक अथवा विस्तृत, सहभागिता, भविष्य और उसके अन्य लक्षण। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या, सरलता। तो देखिए, नियोजन इतना सरल एवं बोधगम्य होना चाहिए कि संस्था का प्रत्येक कर्मचारी उसे आसानी से समझकर क्रियान्वित कर सके। अर्थात जो आप प्लानिंग बना रहे हैं अपने प्रबंध कार्यों को देखते हुए, वो इतना सरलता से और आसानी से होना चाहिए कि जो प्रत्येक कर्मचारी है उसे वह योजना आसानी से समझ आ जाए। दूसरा होता है हमारा उद्देश्यपूर्ण। तो एक प्रभावी योजना के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए तथा वह उन पर आधारित भी होना चाहिए। तीसरा आते हैं हम मितव्ययी। तो देखिए, एक श्रेष्ठ नियोजन में मितव्ययता का गुण होना चाहिए और वह उपक्रम के अनुकूल भी होना चाहिए। चौथा चलते हैं लोचपूर्ण। तो नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक परिवर्तित परिस्थिति में क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। पांचवा हो गया आपका व्यवहारिकता। तो नियोजन उपयुक्त, यथोचित एवं व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसे सरलता से क्या किया जा सके, क्रियान्वित, मतलब सरलता से उसे क्रिया में लाया जा सके।
छठवां चलते हैं आप संतुलित। तो एक श्रेष्ठ नियोजन सदैव संतुलित होता है, संतुलित होने पर उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। सातवां हो गया बाजार की प्रवृत्ति, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ मार्केट, तो नियोजन करते समय बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा की रीति नीति आदि बातों पर भी विशेष ध्यान रखकर ही उस योजनाओं को क्या करना चाहिए, हमें क्रियान्वित में लाना चाहिए था, सोच समझ कर ही उस योजना को बनाना चाहिए। अब है आपका आठवां व्यापक अथवा विस्तृत। तो नियोजन व्यापक अथवा विस्तृत होना चाहिए ताकि उसे समझने एवं क्रियान्वित करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। ओके, अब देखते हैं हम नौवां सहभागिता। तो नियोजन में उपक्रम के सभी कर्मचारियों तथा सहयोगियों को सहयोग लिया जाना चाहिए, जिससे न केवल योजनाओं के निर्माण में बल्कि उनके क्रियान्वयन में भी पूर्ण सहयोग क्या हो सके, प्राप्त हो सके। 10वां है आपका भविष्यता। तो नियोजन को अंतिम स्वरूप देते समय भावी परिस्थितियों को विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब अन्य लक्षण में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो नियोजन का उत्तरदायित्व तो योग्य व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। नियोजन के लाभों की जानकारी संबंधित व्यक्तियों को होना चाहिए। नियोजन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पर भी ध्यान देना चाहिए। नियोजन व्यापक होना चाहिए और नियोजन में एकता एवं भविष्यता का गुण होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका नियोजन, मतलब एक योजना बनाते समय कौन कौन सी बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या समझा, नियोजन का अर्थ, नियोजन की विशेषताएं, नियोजन के उद्देश्य, नियोजन का महत्व एवं लाभ, नियोजन की समस्याएं, नियोजन प्रक्रिया, तकनीक या कदम, योजनाओं के प्रकार और एक श्रेष्ठ नियोजन के कौन कौन सी बातें होती है, ये सभी को हमने क्या किया है, इस चैप्टर में जाना है।